बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंटस रॉड्स। दो तरह के आपके ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंटस रॉड्स होते हैं। इसमें एक नोकार्डिया आता है और एक एक्टिनोमाइसिस आता है। नोकार्डिया आपका वीकली फास्ट एसिड फास्ट एरोब होता है जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये लंग इन्फेक्शंस कराता है जो कि मिमिक करी होती है ट्यूबरक्लोसिस को भी, लेकिन इसमें आपका जो पीपीडी स्किन टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है। कुटेनियस इन्फेक्शन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्प्रेड कर जाती हैं और आपको मल्टीपल ब्रेन एब्सेस मिलती हैं और इसके ट्रीटमेंट में सल्फोनामाइड्स देते हैं। जो एक्टिनोमाइसिस होता है ये एक एनारोब होता है जो कि नॉर्मल ऑरल या जीआईटी म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है। आपके नॉर्मल ऑरल या जीआईटी म्यूकोजा के अंदर एक्टिनोमाइसिस प्रेजेंट है और ये एक एनारोब है। इसकी वजह से आपको ऑरल या फिर फेशियल एब्सेस डेवलप हो जाती हैं और साथ इसमें मल्टीपल ड्रेनिंग साइनसेस डेवलप हो जाते हैं। एक्टिनोमाइसिस एब्सेस कराता है, साथ ग्रैनुलोमा बना देता है और इसमें येलो सर्फल ग्रैन्यूल्स हमें नजर आते हैं। ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म होता है और ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कराता है फीमेल्स के अंदर जिनके अंदर आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इम्प्लांट होती हैं और इसके ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलिन देते हैं। अब हम बढ़ेंगे ज़ेडन स्टेनिंग या ज़ील नेल्सन स्टेनिंग के बारे में। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म हमें रेड कलर के नजर आते हैं और बैकग्राउंड हमें ब्लू कलर का नजर आता है। 3 आपको बेसिलाई चाहिए होते हैं ये डॉक्यूमेंट करने के लिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एसिड फास्ट है। ज़ेडन स्टेनिंग कंफर्म करती है एसिड फास्ट प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरियाज की, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम आपका एसिड फास्ट बैसिलस होता है। अब इसका जो प्राइमरी स्टेन होता है वो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, कैब्रोल फ्यूशन को अप्लाई करते हैं 30 सेकंड्स के लिए। पहले कैब्रोल फ्यूशन को अप्लाई करेंगे 30 सेकंड्स के लिए, उसके बाद 2 मिनट के लिए उसको हम हीट करेंगे। हीट आपकी फिक्सेटर के तौर पे या फिर मॉडरेंट के तौर पे एक्ट करती है। हीट अप्लाई करने के बाद आपने उसको कूल करना होता है। कूल करने के बाद हम उसको डीकलराइज करते हैं एसिड अल्कोहल डाल के 15 सेकेंड्स के लिए और फिर हम दूसरा स्टेन डालते हैं जो कि आपका मिथाइलिन ब्लू होता है। अब आते हैं माइक्रोबैक्टीरियम के बारे में। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में पढ़ेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ये एसिड फास्ट बैसिलस होता है। अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपका एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। इसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है सेल वॉल के अंदर। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है जिसकी वजह से इसका एसिड फास्ट स्टेन इसका डाई होता है। रिस्पायरेटरी रूट से ट्रांसफर हो जाता है। इसकी कॉलोनीज आपकी रफ होती हैं, टफ होती हैं और बो होती हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का स्पूटम के अंदर 20 आवर्स तक अलाइव रहता है। इसका एक कॉर्ड फैक्टर होता है जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है और ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है और साथ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर की रिलीज कराता है। सल्फाटाइड्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं फेगोसाइटोसिस को। सल्फाटाइड्स फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेंगे। कॉर्ड फैक्टर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन कराता है और टीएनएफ की रिलीज कराता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस 20 आवर्स तक आपके स्पूटम के अंदर अलाइव रहता है। रिस्पायरेटरी रूट से ट्रांसमिट होगा और माइकोलिक एसिड होता है इसकी सेल वॉल के अंदर जिसकी वजह से एसिड फास्ट बैसिल आए हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें बुखार हो जाता है, कफ होती है, स्पूटम के अंदर ब्लड आता है, वेट लॉस आना स्टार्ट हो जाता है, मेनिंजल साइंस भी आते हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के अंदर। आपकी नेक के अंदर साइनसेस की फॉर्मेशन हो जाती है या फिर आपके मेटेड लिम्फ नोड्स हमें पैल्पेबल हो जाते हैं। मेटेड लिम्फ नोड्स होंगे जब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ट्यूबरक्लोसिस अनपास्चराइज्ड मिल्क की वजह से हो जाती है। अब 2 तरह की टीबी होती है, एक प्राइमरी टीबी होती है, एक सेकेंडरी टीबी होती है। जो प्राइमरी टीबी होती है वो आपके लोअर लोब ऑफ द लंग को अफेक्ट करती है और लोअर लोब ऑफ द लंग के भी पोस्टीरियर सेगमेंट को अफेक्ट करती है। उसमें गोन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। गोन कॉम्प्लेक्स में आपका ग्रैनुलोमा होगा और उसको लिम्फोसाइट्स ने सराउंड किया हुआ होगा। जो सेकेंडरी टीबी होती है वो एपेक्स के ऊपर होती है जो कि वेल ऑक्सीजनेटेड एरिया होता है। कैविटेशन हमें सेकेंडरी टीबी में मिलती है, प्राइमरी टीबी में कैविटेशन नहीं मिलती है। साथ बाद में इसमें कैल्सिफिकेशन डेवलप हो जाती है। आपका प्यूरिन प्रोटीन जो पीयूडी स्किन टेस्ट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। केशिएटिंग ग्रैनुलोमास आपको प्राइमरी टीबी में भी मिलते हैं और सेकेंडरी टीबी में भी मिलते हैं। पीपीडी को हम प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव भी कहते हैं जो कि पॉजिटिव होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में। और केशिएटिंग ग्रैनुलोमास आपको प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी दोनों में मिलते हैं। ग्रैनुलोमा आपको दोनों में मिलेगा लेकिन कैविटेशन सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी टीबी में होती है। अब डायग्नोसिस में हम सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराते हैं टीबी की डायग्नोसिस के लिए, फिर हम पीबीडी स्किन टेस्ट या फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट कराते हैं। ये अगर आपका पास्ट एक्सपोजर हो या अगर आपको करंट इन्फेक्शन हो, दोनों में पॉजिटिव होता है पीबीडी स्किन टेस्ट और ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। हिस्टोलॉजी के ऊपर हमें एपिथेलॉइड सेल्स नजर आते हैं क्योंकि ग्रैनुलोमा बन रहा है तो हमें एपिथेलॉइड सेल्स नजर आएंगे हिस्टोलॉजी पे। माइक्रोस्कोपिक फीचर इसका केशिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे जो मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आपका पीसीआर होता है। सेकंड पे आप एसिड फास्ट बैसिलस कराते हो। स्पूटम के अंदर एसिड फास्ट बैसिलस कराते हैं जो आपको रैपिड तरीके से टीबी के बारे में बता देते हैं, लेकिन जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है वो हम स्पूटम कल्चर कराते हैं। पीसीआर करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर एसिड फास्ट बैसिलस को भी करा सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है वो हमें स्पूटम के कल्चर से पता चलती है। कल्चर मीडिया में हम लेवनस्टीन जेंसन एगर को यूज़ कर सकते हैं जिसको हम एलजे एगर भी कहते हैं, या फिर मिडिल ब्रूक मीडिया को यूज़ करते हैं जो कि एक लिक्विड मीडियम होता है। लेवनस्टीन जेंसन एगर को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एलजे एगर होता है, या फिर मिडिल ब्रूक मीडिया को यूज़ करते हैं एमबीएम मिडिल ब्रूक मीडिया जो कि एक लिक्विड मीडियम होता है। ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं कल्चर के लिए, स्पूटम कल्चर के लिए। डायग्नोसिस अगर आपने एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की करनी होती है तो उसमें हम लिम्फ नोड की बायोप्सी लेते हैं
टीबी के जो अल्सर्स होते हैं उनकी मार्जिन्स बिल्कुल इरोड अवे हुई होती हैं, अंडरमाइंड होती हैं, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना वो सेल बाउंड होती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले रीनल ट्यूबरक्लोसिस है। रीनल ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन कॉज है स्टीराइल पाईयूरिया की। स्टीराइल पाईयूरिया होता है टीबी के अंदर, क्लैमिडिया के अंदर भी और गोनोरिया के अंदर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टीराइल पाईयूरिया होता है वो रीनल ट्यूबरक्लोसिस में होता है। जब आपके वर्टिब्रा को अफेक्ट करते हैं तो इसको हम पोर्ट्स डिजीज़ कहते हैं। टीबी की वजह से आपको ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है, डिसेमिनेटेड डिजीज़ हो सकता है, मिलिट्री टीबी हो सकती है, इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपकी जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होती है ना वो 90% केसेस के अंदर कैल्सिफिकेशन या फाइब्रोसिस से हील कर जाती है। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस 90% केसेस के अंदर फाइब्रोसिस या कैल्सिफिकेशन करा के हील कर जाती है। अब जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं इसकी और एक सेकंड लाइन ड्रग्स होती हैं। जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं उसका निमोनिक राइब्स है। सबसे पहले हमें ड्यूरेशन याद रखनी है कि अगर तो आपको हम 6 to 12 मंथ्स के लिए टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं। अगर तो पल्मोनरी टीबी है सिर्फ और सिर्फ लंग्स को अफेक्ट किया तो आपने 6 to 9 मंथ्स के लिए एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स देनी होती हैं। लेकिन अगर आपको ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो गया तो आपने ऑलमोस्ट 1 ईयर तक 12 मंथ्स तक आपने ट्रीटमेंट लेना होता है। इसका निमोनिक दिया हुआ है 4224 4224। अगर आपने 4 ड्रग्स दी हैं तो आप वो 2 मंथ्स के लिए दोगे और फिर 2 ड्रग्स को हम 4 मंथ्स के लिए देते हैं 6 मंथ्स रिजीम में। रिफाम्पिसिन आपकी रेड ऑरेंज सिक्रीशन कर देती है। आइसोनियाजिड हेपाटोटॉक्सिक होती है और साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है। तो हम विटामिन B6 दात अब हम पढ़े थे ट्यूबरकुलस ड्रग्स के बारे में। ट्यूबरकुलस ड्रग्स के अंदर रिफाम्पिसिन रेड ऑरेंज कलर डिस्कलरेशन कराती है, आइसोनियाजिड हेपाटोटॉक्सिक होती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है। आइसोनियाजिड के साथ हम विटामिन B6 भी देते हैं 60 mg न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए। पायरेसिनामाइड गाउट या मोस्ट टॉक्सिक ड्रग होती है। इथैम्बुटोल रेड ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस कराती है और आपकी विजन को अफेक्ट करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक होती है और साथ ऑटोटॉक्सिक भी होती है। अब जो सेकंड लाइन ड्रग्स होती हैं उसकी इथेनोमाइड आती है जो कि थायराइड के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इथेनोमाइड की वजह से। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है, एमिकासिन आती है, कैप्रियोमाइसिन आती है, पास आती है और रिफाब्यूटेन आती है। अब कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम टीबी के लिए डायरेक्ट डॉट्स करते हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो कि बेस्ट इफेक्टिव केयर प्लान होता है क्योंकि इसकी आपको लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं और टीबी बहुत इजीली ट्रांसमिट भी हो जाती है। तो आपने लाजमी पेशेंट के ऊपर आपने सुपरविजन करनी होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व करना होता है और शॉर्ट कोर्स देते हैं ट्रीटमेंट का जिसकी वजह से उनका इफेक्टिव केयर प्लान बन जाता है और पेशेंट अपनी कॉम्प्लाइंस भी शो कर पाता है। अब सबसे पहले आती है रेजिस्टेंट टीबी। रेजिस्टेंट टीबी में आती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो कि आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन दोनों से रेजिस्टेंट होती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रिफाम्पिन और आइसोनियाजिड दोनों से ही रेजिस्टेंट होती है। अब जो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट होती है वो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन और जो सेकंड लाइन फ्लोरोक्यूरिनोल्स होती है उन सबसे रेजिस्टेंट होती है जिसमें आपके इंजेक्टेबल्स एमिकासिन आता है, कैनामाइसिन आता है और कैप्रियोमाइसिन आता है। फ्लोरोक्यूरिनोल्स भी, रिफाम्पिसिन भी, आइसोनियाजिड भी, इन सब से अगर रेजिस्टेंट होगी तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। उसके बाद आती है टोटली ड्रग रेजिस्टेंट। जो टोटली ड्रग रेजिस्टेंट होती है जो कि तमाम ड्रग से ही रेजिस्टेंट होगी। उसके बाद आती है मोनो रेजिस्टेंट जो सिर्फ एक ड्रग के लिए रेजिस्टेंट होती है और पोली रेजिस्टेंट आती है जो कि एक से ज़्यादा ड्रग के लिए रेजिस्टेंट होती है एक्सेप्ट आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिन। अब आता है हमारे पास नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम। अब जो नॉन ट्यूबरकुलस माइक्रोबैक्टीरियम होता है ना इसमें आता है माइकोबैक्टीरियम मैरिनम जो कि डिजीज़ करता है एक्वेरियम हैंडलर्स के अंदर। माइकोबैक्टीरियम एक मैरिनम होता है जो कि टीबी नहीं कॉज करता बल्कि जो एक्वेरियम हैंडलर्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज करता है। दूसरा आता है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम सैक्रोफिलिसम जो सैक्रोफुला बनाता है या फिर आपको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी करा देता है। सैक्रोफुलिसम जो होता है वो स्क्रोफुला कहता है, स्क्रोफुलेसियम भी कहते हैं इसे, स्क्रोफुला बनाता है और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी करा देता है। उसके बाद है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इंट्रासेलुलर। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स मैक होता है वो डिसेमिनेटेड डिजीजेस कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर जिनका CD4 काउंट 50 सेल पर मिलीमीटर क्यूबिक से भी कम हो जाता है। इसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए एजिथ्रोमाइसिन देते हैं जब आपका CD काउंट 50 से कम हो जाएगा। एजिथ्रोमाइसिन देंगे और जो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स होता है ये डिसेमिनेटेड डिजीजेस कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर जिनका CD4 काउंट 50 क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाता है और जब CD4 काउंट 50 क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाए तो एजिथ्रोमाइसिन हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं। लास्ट में आता है माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस आपके कैटल्स के अंदर टीबी कराता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। टीबी के वैक्सीन के अंदर माइकोबैक्टीरियम बोविस का भी स्ट्रेन होता है। जो आप टीबी की वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसमें आपका माइकोबैक्टीरियम बोविस की भी स्ट्रेन होता है। उसके बाद है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है ये आपका स्लोएस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये आपकी स्किन को अफेक्ट करता है और आपकी सुपरफिशियल नर्व्स को अफेक्ट करता है। इसका रेजर्वायर जो होते हैं वो एर्माडिलोज होते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई आपका इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट बैक्टीरियम होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई स्लोली ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है, स्किन और सुपरफिशियल नर्व्स को अफेक्ट करता है।
ये इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट बैक्टीरियम होता है और ये आर्मेडिलोज के अंदर रिजर्वायर के तौर पे रहते हैं। और जो माइकोबैक्टीरियम बोविस था वो कैटल्स के अंदर टीबी कराता है। इसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी के साथ एसोसिएशन भी होती है और टीबी वैक्सीन के अंदर आपके माइकोबैक्टीरियम बोविस का भी स्ट्रेन मौजूद होता है।